सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। सो डियर देखिए, अभी आपको पता है कि 19 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आया आरआरबी एएलपी का। अब हर बार ऐसा होता था, यानी कि जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था 2018 में, उसमें एएलपी और टेक्नीशियन ये दोनों साथ में नोटिफिकेशन दोनों का आया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो हमारा एएलपी का नोटिफिकेशन आया है वो अलग आया है और टेक्नीशियन का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था अभी तक। लेकिन कल रात को आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया जिसमें यह बताया गया कि जो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्दी से जल्दी आ जाएगा। सो बेटा यहां पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो आरआरबी का टेक्नीशियन होता है, एएलपी का पूरा नोटिफिकेशन तो आपको पता ही चल गया है। यहां पर हम बात करेंगे जो आरआरबी का टेक्नीशियन होता है उसके बारे में हम पूरा डिटेल यहां पर देखेंगे। यानी कि क्या क्या डिटेल देखेंगे कि एज की लिमिट क्या होती है, एज कितना रिलैक्स, जो भी एज का रिलैक्सेशन है वो कितना दिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम का क्राइटेरिया क्या होता है, कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ कितना होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होता है। यानी कि हम सब कुछ जानेंगे रिलेटेड किससे, आपके टेक्नीशियन से रिलेटेड। ठीक है ना। तो यहां पर आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी को पता है कि अभी फिलहाल कल ही एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें लिखा गया था कि भैया जो आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगी। देखिए यहां पर लिखा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिसेंटली रिलीज द आपका एएलपी का वैकेंसी आ गया और आरआरबी करंटली प्लान कर रही है फाइनलाइजिंग द रिलीज ऑफ अनदर सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली एम्ड एट द रिक्रूटमेंट ऑफ द टेक्नीशियन। यानी कि जो टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट है उस पर भी आरआरबी जल्दी जल्दी काम कर रहा है और ये वैकेंसी जल्दी जल्दी आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए बेटा यहां पर बच्चों के दो कॉमन क्वेश्चन है कि क्या सर हमको ये फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो ऐसा नहीं था। लास्ट टाइम जब 2018 में ये रिक्रूटमेंट आया था तो अपन ने क्या किया था, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का फॉर्म एक साथ ही भरा गया था। यानी कि एक ही बार आपको पेमेंट करनी थी और एक ही फॉर्म भरा गया था। लेकिन इस बार बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या डबल बार फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑब्वियसली बेटा आपको जहां तक 99% चांस है, क्योंकि अब एएलपी का फॉर्म तो अब भरा जा चुका है, तो टेक्नीशियन का फॉर्म जब अलग से आएगा तो आपको अलग से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपके पास एक ऑप्शन भी है कि आपके पास दो अलग अलग वैकेंसी है और दोनों में आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। आज हम देखेंगे टेक्नीशियन के बारे में कि टेक्नीशियन का पूरा एक हिस्ट्री निकालेंगे हम, यानी कि पूरा उसका पूरा एक सिनॉप्सिस देखेंगे कि उसमें क्या क्या अपने को करना है। यानी कि जो हमको कंटेंट मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा। उसमें एज लिमिट क्या होगी, एज रिलैक्सेशन कितना होगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसा होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होंगे और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होगा, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज पता चल जाए आरआरबी के टेक्नीशियन के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए। तो देखिए यहां पर सबसे पहली बात बेटा करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है वो नॉर्मली कितनी होती है, 18 से 28 ईयर्स। एज लिमिट नॉर्मली 18 से 28 साल होती है। किसके लिए, टेक्नीशियन के लिए नॉर्मली 18 से 28 साल होती है। और ये किसकी बात हो रही है, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यानी कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए जो एज लिमिट होती है वो 18 से 28 साल होती है। यानी कि मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 साल है। लेकिन अब जो बच्चे बेटा ओबीसी में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। जो बच्चे एससी एसटी में आते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो अपर एज लिमिट जो ओबीसी और एनसीएल के लिए है, ओबीसी यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, वो +3 ईयर्स ज्यादा है। अब +3 ईयर्स कहां से, यहां से 28 से +3, यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे 28 साल तक अगर अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले जो बच्चे हैं वो 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन में अभी तक फिलहाल। ठीक है। एससी एसटी वाले बच्चे +5 साल, +5 कहां से, 28 से, तो 28 से +5 यानी कि 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कल फिर से एक नोटिस जारी हुआ आरआरबी की तरफ से जिसमें यह कहा गया कि यार बीच में कोविड का पैंडेमिक आ गया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा एज को बच्चों को एज रिलैक्सेशन देना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे पैंडेमिक की वजह से अपनी तैयारी नहीं कर पाए या कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया तो उसमें बच्चों की कोई गलती तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं आरआरबी इस बात से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि आपको एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो एक एज का नोटिस आया कल आरआरबी की वेबसाइट पर जिसमें कहा गया कि एक्स्ट्रा 3 साल का हर कैटेगरी के लिए। अब बेटा ये एक्स्ट्रा जो 3 साल है ना, ये इसके ऊपर है। यानी कि जैसे देखिए जनरल वाले 28 साल तक एलिजिबल थे तो अब वो 31 साल तक एलिजिबल हैं। ओबीसी वाले 31 तक एलिजिबल थे तो अब वो 34 तक एलिजिबल हैं। एससी एसटी वाले 33 तक एलिजिबल थे तो अब वो 36 तक एलिजिबल हैं। इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 3 ईयर्स और मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एज रिलैक्सेशन का जो नोटिस आया है वो कल आरआरबी की तरफ से, वो एक्स्ट्रा 3 साल का आया है सभी कैटेगरी के लिए ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। लेकिन अभी ये फिलहाल आरआरबी एएलपी के लिए आया है और डेफिनेटली 100% ये क्राइटेरिया आपका टेक्नीशियन में भी जाएगा। सो टेक्नीशियन में भी ये क्राइटेरिया आपका अप्लाई 100% होगा। ठीक
ठीक है ना। तो टेक्नीशियन में भी आपका क्राइटेरिया अप्लाई होगा और आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो एज लिमिट की प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई, ठीक है बेटा। यानी कि एज हमने देख लिया, एज का क्राइटेरिया हमने देख लिया, एज लिमिट देख लिया और एज रिलैक्सेशन हमने यहां पर देख लिया। इससे आई थिंक आपको कोई डाउट अब नहीं होगा। अगला सिलेक्शन का बेटा जो क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट आपका एएलपी के जैसा ही है। क्योंकि आप देखिए कि इससे पहले जो भी फॉर्म आए थे एएलपी के, उसमें टेक्नीशियन क्लब्ड था एक साथ ही, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म एक साथ ही आता था। तो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सेम है आरआरबी एएलपी से। सिलेबस भी ऑलमोस्ट 100% सेम है, सिलेबस भी पूरा एग्जैक्टली सेम है आरआरबी एएलपी का। यानी कि अगर आप आरआरबी एएलपी की तैयारी करते हैं तो साथ ही साथ आपकी जो तैयारी हो जाएगी वो टेक्नीशियन की भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आपको कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक चीज टेक्नीशियन में आपको एक चीज का फायदा है कि यहां पर देखिए जैसे आरआरबी एएलपी में आपका सीबीटी 1 है, फिर सीबीटी 2 है, फिर सीबीएटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे आप साइको टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपका फिर डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है। लेकिन टेक्नीशियन में आपका जो सीबीएटी है यानी कि जो साइको होता है वो नहीं होगा। तो टेक्नीशियन में आपका साइको नहीं होता क्योंकि देखिए आरआरबी एएलपी के लिए ही साइको टेस्ट होता है सीबीएटी, तो टेक्नीशियन में आपका सीबीएटी नहीं होता, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। तो टेक्नीशियन में आपका जो सीबीएटी है वो नहीं होता, सीबीएटी जो होता है वो सिर्फ एएलपी के लिए होता है। तो आप यहां पर देखेंगे आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है 4 स्टेज में होगा, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या जिसे आप साइको टेस्ट बोलते हैं, ये टेक्नीशियन के लिए नहीं होगा। ये सिर्फ किसके लिए होता है? एएलपी के लिए होता है। इट इज फॉर एएलपी ओनली। तो आपको यहां पे कहीं ना कहीं फायदा है कि आपका जो साइको टेस्ट है, जो सीबीएटी है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अब आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 में क्या होता है। सीबीटी 1 में बेटा आपका पूरा नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है, 1 घंटे में 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। सीबीटी 2 में आपके अगेन 2 पार्ट होंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखिए पहले आपको सीबीटी 1 बता दूं। तो बेटा जो सीबीटी 1 होगा वो कंप्लीटली नॉन टेक होगा। सिलेबस आरआरबी एएलपी का और टेक्नीशियन का एक्जैक्टली सेम है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अगर आप एएलपी की तैयारी करें तो आपकी टेक्नीशियन की भी तैयारी हो जाएगी, या फिर वाइस वर्सा, अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आरआरबी एएलपी की भी तैयारी प्रॉपर हो जाएगी। तो जो सीबीटी 1 है बच्चे, वो क्या होगा? पूरी तरह से नॉन टेक होगा, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो 40% है। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर 40% किसके लिए? सर 40% किसके लिए? तो बेटा आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो 40% जो है वो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% मार्क आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। अगर आप यहां पर बात करते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड जो एससी कैटेगरी वाले बच्चे हैं इनके लिए भी मार्क कितना है? 30% है। और अगर यहां पर हम बात करें एसटी के बच्चों के लिए, तो जो एसटी कैटेगरी के बच्चे आते हैं इनके लिए मार्क कितना हो जाता है? 25%, ठीक है ना। तो इतना क्वालिफाइंग मार्क आपको यहां पर करना होगा। तो सीबीटी 1 जो है, अगर बेसिक मतलब आप एक चीज ये मान के चलिए कि 75 क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर 75 क्वेश्चन में से मान लीजिए किसी भी कैटेगरी में आप हैं और आप इसका 40% कर लेते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 31 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो फिर से समझिए, सीबीटी 1 के बारे में फिर से समझा रहा हूं। सीबीटी 1 जो होगा आपका वो 60 मिनट 1 घंटे में 75 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे नॉन टेक्निकल होंगे और कट ऑफ मार्क, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो रहा वो इसके लिए रहा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपका ये रहा। अब सीबीटी 1 आपका हो गया, अब आएंगे सीबीटी 2 में। तो बेटा जो सीबीटी 2 होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए पूरी तरह से नॉन टेक्निकल होगा, पार्ट ए जो होगा वो पूरी तरह से नॉन टेक होगा, यानी कि टोटली नॉन टेक होगा पार्ट ए। जैसे एएलपी है सेम वैसे ही पार्ट ए पूरी तरह से नॉन टेक होगा और इंपॉर्टेंट फॉर मेरिट, और ये आपकी मेरिट बनाएगा, यानी कि आप इसके आगे वाले स्टेज में जाएंगे कि नहीं, डीवी में जाएंगे कि नहीं, इस बात की गारंटी कौन देगा? पार्ट ए देगा। सीबीटी 2 का पार्ट ए ये मेरिट बेस्ड होगा, यही आपकी मेरिट को बनाएगा, ठीक है ना, ये आपकी मेरिट को बनाएगा। अब इसमें भी बेटा जो आपका क्वालिफाइंग मार्क है वो सेम है, इसमें भी आपका जो क्वालिफाइंग मार्क है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क वो सेम है जैसा इसमें है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इसमें भी सेम है, लेकिन मेरिट आपकी यही डिसाइड करेगा। मतलब इसमें जितना ज्यादा नंबर आप स्कोर कर पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। और जो पार्ट बी होगा सीबीटी 2 का, ये ट्रेड रिलेटेड होगा। जैसे आपने आईटीआई किया है, अब जैसे आपने अगर कोई बच्चा मैकेनिकल का है जिसने आईटीआई किया है, जैसे मान लीजिए फिटर से आप हैं, वेल्डर्स आप फिटर से हैं, आप डीजल मैकेनिक से, ट्रैक्टर मैकेनिक से, मोटर व्हीकल मैकेनिक से, R&AC मैकेनिक से हैं, तो आपके ट्रेड से रिलेटेड इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसमें? सीबीटी 2 के पार्ट बी में। और ये बेटा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि ये मेरिट में आपके ऐड नहीं होगा, मेरिट इसके बेस पर मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट जो होगी इसके बेस पर नहीं बनेगी, ठीक है ना।
क्योंकि आप चाहे इसमें कितना भी नंबर ला दें, आपका सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क ही काउंट होगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है और 35% इसमें चाहिए सब कैटेगरी के लिए। अब मान लीजिए आप अगर 60% भी ला देते हैं तब भी आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मेरिट डिसाइड नहीं करेगा, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। तो आपके 30% मार्क ही जोड़े जाएंगे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। तो 35% सारी कैटेगरी के लिए है, यानी कि क्वालिफाइंग इन नेचर है ओनली। मेरिट किससे बनेगी? इससे पार्ट ए से, सीबीटी 2 का जो पार्ट है उससे मेरिट बनेगी, जो पूरी तरह से आपका नॉन टेक्निकल हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा मेरिट बनाने के लिए। सीबीटी पार्ट बी में सीबीटी 2 के आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है आईटीआई से, जिस आप ट्रेड से हैं वो ट्रेड आपको चुनना पड़ेगा और कोई भी एक ट्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्वालिफाइंग नेचर में होगा, 35% होगा सारी कैटेगरी के लिए, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, नॉन क्रीमिलियर से हो, किसी से भी हो, सबको 35% मार्क लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्वालिफाइंग करने के लिए। पे स्केल बेटा आपकी बहुत अच्छी है। पे स्केल की अगर बात करूं, अगर इंडियन नेशनल रुपीस की बात करूं, यानी कि भारतीय मुद्रा में बात करूं, तो 19,900 की आपकी पे स्केल है। काफी अच्छी पे स्केल है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी खासी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है रेलवे में। आप जानते हैं कि जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे, ठीक है ना। हाँ वो बात अलग है, अब इस बात पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर इतना बड़ा एम्प्लॉयर फिर भी वैकेंसी कम है। बेटा वैकेंसी कम है, वैकेंसी बढ़ जाती है। अभी जो बात हो रही है उसकी बात डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पे स्केल है 19,900 की पे स्केल है, जो कि काफी अच्छी पे स्केल है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा हम इसके बाद जो बात करते हैं वो मेडिकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेडिकल। यानी कि आपका जो मेडिकल है वो बेसिकली दो तरह से होता है। जैसे आप देखेंगे अभी आपका जो आरआरबी एएलपी का मेडिकल आया उसमें एक कैटेगरी थी A1 कैटेगरी। अगर आप नोटिस उठाकर पढ़ते हैं, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, सॉरी अगर आप एएलपी का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें A1 कैटेगरी में आपका मेडिकल टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर दो कैटेगरी में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, B2 और C1। B2 C1 कैटेगरी क्या है जरा देखिए, B2 कैटेगरी क्या है, C1 कैटेगरी क्या है। सो बेटा B2 जो कैटेगरी है, जो आपकी B2 कैटेगरी है, ठीक है ना, जो आपकी B2 कैटेगरी है वो क्या है? फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, सारे रिस्पेक्ट में आप फिजिकली फिट हो, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 6/12 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस, चाहे चश्मे के साथ चाहे चश्मे के अलावा, चश्मा हटा के या चश्मा लगा के आपका जो विजन है, जो आपकी देखने की क्षमता है वो 6/9 या 6/12 होनी चाहिए। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4 डायोप्टर, जो आपके लेंस के पावर है वो 4 डायोप्टर से ऊपर यानी कि 4D से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है B2 का। नियर विजन, आपकी जो नजदीक वाली विजन है वो आपका 0.6 विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए। when reading और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनोक्यूलर विजन ETC, है ना। तो आपको बाइनोक्यूलर विजन का टेस्ट भी पास करना पड़ेगा और आपकी मतलब कुल मिलाकर नजर की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। C1 जो है बेटा B2 हो गया, C1 जो है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंट विजन आपका सेम चीज है यही, विद और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन आपका ये होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, जब आपको कोई क्लोज वर्क चाहिए या आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपका जो विजन है वो इतना होना चाहिए। तो B2 और C1, B2 या C1 दोनों मेडिकल स्टैंडर्ड आपके हो सकते हैं। तो ये आपका मेडिकल होता है। DV आप जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आप CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई कर लेंगे तो आप DV के लिए जाएंगे। DV में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ये मैं आपको जल्दी से बता दूंगा, ठीक है ना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं, तो वो आप वहां पर लेके जाते हैं। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और डॉक्यूमेंट मतलब DV होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर आप वहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे, या हो सकता है पहले मेडिकल हो जाए बाद में DV हो जाए, वो डिपेंड उनके ऊपर करता है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा यहाँ पर एक रहा आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में, ठीक है बेटा। तो एक बार मैं आपको बता दूं फिर से, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो टेस्ट को लेकर है कि टेस्ट कैसे होता है। तो सिलेक्शन 4 कैटेगरी में होगा, फिर से बता दे रहा हूँ, CBT 1 CBT 2 DV और मेडिकल। यहाँ पर कोई CBAT यानी कि साइको टेस्ट नहीं होगा, वो सिर्फ ALP में होगा। CBT 1 में 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होंगे और कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ये रहा। CBT 2 दो पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा, सारी कैटेगरी चाहे कोई भी कैटेगरी हो सबके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 35% होता है। पार्ट ए में जो होता है वो मेरिट आपकी डिसाइड करेगा, जितना नंबर आप इसमें ज्यादा ला पाएंगे उतना बेहतर आपका चांस होगा क्वालिफाई करने का। तो इसमें आपको स्कोरिंग है, मतलब जितना भी आप नंबर ला सकते हैं उतना लाइए। सो टोटली नॉन टेक होता है, इंपॉर्टेंट होता है मेरिट के लिए। उसके बाद पे स्केल आपकी 19,900 है और यहाँ पर B2 और C1 दो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर डिनोट किए गए हैं। दो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर लाइक B2 या C1 जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका वो इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह के फेज से आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के फेज से गुजरना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये रहा पूरा आपका आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में कि कैसे एग्जाम पैटर्न होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्या एज में कोई रिलैक्सेशन होगा और कितना पे स्केल होगा, मेडिकल कैसे होता है, टेस्ट कैसे होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। मैंने आपको एक वीडियो में सब कुछ यहाँ पर बता दिया। अब बेटा अगर आप में से कोई चाहता है आरआरबी
टेक्नीशियन की या फिर एएलपी की तैयारी करना, क्योंकि जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। बल्कि टेक्नीशियन में आपको फायदा यह है कि आपको सीबीएटी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि साइको नहीं करना पड़ेगा। तो आपको बेटा देखिए यहाँ पर आपको जाना है टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर। अगर आप चाहते हैं डिटेल में तैयारी करना, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे बेटा तो देखिए आप यहाँ पर एएलपी सर्च करिएगा। क्या सर्च करेंगे? एएलपी। जैसे आप एएलपी सर्च करेंगे देखिए आपको आरआरबी एएलपी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। आरआरबी एएलपी सिर्फ मात्र 799 रुपए में आपको मिल रहा है, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 5000 रुपए है। 799 में आपको ये मिल रहा है। और 799 बेटा आपको ये मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 799 में मिल रहा है यहाँ पर। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको बाय नाउ करना है, एनरोल नाउ करना है। देखिए 799 में आपको मिल रहा है, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं इस समय कौन सा सेल, एंड ऑफ द जनवरी सेल, जिसमें आपको बहुत बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। 5000 का पूरा कोर्स आपको 799 में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो 6 महीने का अगर आप कोर्स लेते हैं बेटा तो आपको 3 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगी। आरआरबी एएलपी, सीबीटी1, सीबीटी2 और सीबीएटी, ये तो एएलपी के लिए है, लेकिन अगर आप टेक्नीशियन के लिए लेंगे तो सीबीएटी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आप ले सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे बेटा, यहाँ पर अपने प्लान को आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर कूपन जैसे अप्लाई करेंगे, देखिए 799 का है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर कूपन अप्लाई करेंगे आर मिश्रा, तो आपको एक यूनिवर्सल कूपन डालना है, RMISHRA, ये आपको यूनिवर्सल कूपन कोड डालना है। यहाँ पर कुछ भी आप ले सकते हैं इससे, तो आपको 742 रुपए का पड़ जाएगा। यानी सोचिए कि 5000 का पूरा कोर्स आपको 9 महीने के लिए मिल रहा है मात्र 742 रुपए में, ठीक है ना। तो इसको जल्दी जल्दी अपना बनाइए, बहुत ही शानदार ऑफर है। जैसे जनवरी एंड ये ऑफर एंड हो जाएगा, फिर आपको ये कोर्स बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। सो अब चूंकि टेक्नीशियन की वैकेंसी भी जल्दी जल्दी आ जाएगी, तो तैयारी में लग जाइए सब लोग। थैंक यू सो मच, वीडियो टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।